हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैश मैनेजमेंट पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा मिलर एंड ओड मॉडल पे रहेगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बामोल का मॉडल बताया था, जो ऑप्टिमल कैश बैलेंस जो है बिल्कुल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे डिटर्मिन करता है। उसके मेजर जो लिमिटेशन थी कि उसने कुछ ऐसी एजम्पशन ली थी जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। जैसे वो मानता था कि कैश फ्लो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कांस्टेंट है, उसके अंदर वेरिएशंस नहीं है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि कैश फ्लो कभी अप जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। तो उसी लिमिटेशन को दूर करते हुए मिलर एंड ओड मॉडल डेवलप किया है। मिलर और जो ओड मॉडल है ये डेली कैश फ्लो के अंदर वेरिएशन को परमिट करता है। ये मानता है कि उनके अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं, और ये अजम्पशन लेता है कि नेट कैश फ्लो जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेन वैल्यू ज़ीरो है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो है। इसके अंदर दो लिमिट्स होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, और बीच में एक रिटर्न पॉइंट होता है। और जैसे ही फर्म, क्योंकि फर्म का जो कैश फ्लो है फ्लक्चुएट करता है, कब जैसे मान लो अपर लिमिट को वो टच करता है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा कैश है। तो उस वक्त क्या करते हैं कि इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है कि हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कैश पोजीशन रिटर्न नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। उसी तरह जब कैश पोजीशन जो है लो लिमिट को टच करती है, तो इसका मतलब है कि कैश पोजीशन एक्यूरेट ऑप्टिमल नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी जो है अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है, तो फिर उसी नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाती है। इसी को मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताती हूँ। जैसे OX पे हम टाइम लेते हैं, OY पे हम कैश बैलेंस लेते हैं। ये अपर लिमिट है, ये जो बीच में जिग जैग है ये बेसिकली क्या है कि कैश का फ्लक्चुएशंस हैं। नीचे जो है लोअर लिमिट है। अब देखो, जैसे मान लो कि वो अपर लिमिट को टच करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ परचेज़ की जाती है, जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है वो शो करते हैं कि हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर ली हैं। उसके बाद क्या होता है कि कैश रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब कभी लोअर लिमिट को टच करती है, तो उस वक्त क्या होता है कि उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया जाता है। तो अगेन हमारी जो कैश पोजीशन है वो रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसके अंदर जो Z है ये डिफरेंस है, स्प्रेड है बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। यहाँ पे जो स्प्रेड है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर है 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हम जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो जो उनके अंदर डेविएशंस है, उसका हम वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। उसके बाद ब्रैकेट 1/3। रिटर्न पॉइंट जो है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड Z3। वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो जो होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसके बाद मेरे पास एक प्रॉब्लम है, कंपनी हैज़ ए पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग ए मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख। द स्टैंडर्ड डेविएशन डेली कैश बैलेंस इज 10,000। इंटरेस्ट रेट जो है 0.001 है। The transaction cost for each sale or purchase of securities ₹50. Compute the upper control limit and return point as per Miller और मॉडल। इसके अंदर पहले हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Z की वैल्यू के अंदर हमने फार्मूले के अंदर हमने वो सारी वैल्यूज़ डाल देनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दे रखी है, हमें इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है। तो ये हमारी Z की वैल्यू जो है 1,415 आ जाएगी। हमारा जो मिनिमम कैश बैलेंस है 1 लाख है। 1 लाख के अंदर हम 100,415 ऐड कर देंगे, तो वो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। रिटर्न पॉइंट के अंदर हम वैल्यूज़ डाल देंगे, तो ये आ जाएगी, ये है 1 लाख प्लस Z/3, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 1,33,472। कि नॉर्मली जो हमने कैश हर वक्त हमारे पास जो प्रेजेंट रहना चाहिए वो है 1,33,472 रुपये। उसके बाद ये कि जैसे इसी को अंदर ही हमने किया था कि जैसे कंपनी के पास सरप्लस मनी होती है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करती है। तो इसके अंदर क्या है कि क्या एवेन्यूज़ है जहाँ पे कंपनी जो है अपना सरप्लस फंड जो है इन्वेस्ट करके एडिक्वेट रिटर्न जनरेट कर सकती है। फर्स्ट है ट्रेरी बिल। ट्रेरी बिल जो होते हैं ये बेसिकली क्या होता है कि ये RBI इशू करती है गवर्नमेंट के
बिहाफ के ऊपर करती है। और आरबीआई जो है इसके अंदर डिस्काउंट या इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है और टैप वैल्यू पे ये परचेज़ और सेल किए जाते हैं। ये जो टैप रेट्स होते हैं ये भी आरबीआई फिक्स करती है। ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ऑर्डिनरी भी होते हैं, एडहॉक्स भी होते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल जो होते हैं पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किए जाते हैं और जो एडहॉक्स होते हैं ये दे आर ऑलवेज इशूड इन फेवर ऑफ द आरबीआई। उसी तरह क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसी तरह हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर भी क्या होता है कि ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक की फैसिलिटीज़ होती हैं। इनके अंदर ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये नेगोशिएबल होते हैं। यहाँ पे कंपनी जो है मार्केटेबल रिसीट्स इशू कर देती हैं जिनकी हम आगे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। उसी तरह क्या है कि हम यूनिट 9064 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड स्कीम होते हैं, किसी भी वक्त हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इनकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ होती है, लेकिन इनकी मार्केट के अंदर प्राइसेस काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा राइज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसके अंदर भी काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है। फिर उसके बाद है रेडी फॉरवर्ड। रेडी फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक या सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं आपकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रेडी फॉरवर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो सेल और रीपरचेज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसी तरह क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास डिपॉजिट रख सकती है। ये डिपॉजिट 3 टाइप्स के होते हैं। कॉल डिपॉजिट्स होते हैं, 3 मंथ्स डिपॉजिट्स होते हैं, 6 मंथ डिपॉजिट्स होते हैं। कॉल डिपॉजिट जो होते हैं ये एक दिन का नोटिस देके भी लेंडर जो है अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे 3 मंथ का जो डिपॉजिट रेट होता है ये बैंक जो है बैंक के द्वारा डिटर्मिन किया जाता है और ये ज़्यादातर जो बोरोवर्स होते हैं ये अपनी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की पोजीशन होती है उसको मीटअप करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद है कि 6 मंथ डिपॉजिट, इसके लिए क्या होता है कि जैसे 6 मंथ कई बार क्या होता है कि लेंडर के पास सरप्लस मनी होता है, वो 6 मंथ से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको मतलब किसी को प्रोवाइड करे, तो वो 6 मंथ के लिए डिपॉजिट्स रखते हैं। उसके ऊपर जो करंट इंटरेस्ट रेट होता है वो 24% होता है। फिर उसके बाद है बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी। बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे क्रेडिटर्स को डेटर्स को क्रेडिट पे सेल की जाती है तो उनको बिल रिसीवेबल जो होते हैं उनसे एक्सेप्ट करवाए जाते हैं, तो वो बैंक्स के पास जाके डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी ले ली जाती है। वो कई बार विद रिकोर्स भी होता है, विदाउट रिकोर्स भी होता है। विद रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि अगर कल को जो हमारा डेटर है वो अगर बैंक को पे नहीं करता तो मतलब वो जो पार्टी जो सेलर होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक को पे करने की। विदाउट रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि वो बैंक का रिस्क होता है। उसके बाद है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कीम्स है, बहुत अट्रैक्टिव स्कीम्स है। पहले क्या होता था कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड उन्हीं को ही परमिट किया गया था। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी आ गए हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके अंदर क्या है कि कंपनी जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा रिटर्न जनरेट कर सकती है। उसके बाद ये कि जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर भी नेचुरली अगर कंपनी के पास सरप्लस पैसा है तो जो कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स के अंदर ज़्यादा मुनाफा होता है, तो उनकी सिक्योरिटीज़ के अंदर भी जो है कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। और जब वहाँ पे इन्वेस्ट करती है तो सेफ्टी, मैच्योरिटी, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी एंड रिटर्न को वो कंसिडर करती है कि पैसा इन कंपनीज़ में लगाना चाहिए जहाँ पे क्या है कि सेफ्टी है, जहाँ पे हम इजीली उनको सेल कर सकें और वो हमें एडिक्वेट रिटर्न भी जनरेट करें।